पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि मेंग हाओ बोलता है, सदर्न डोमेन, मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचना है। वो बारिश में चलता है, सिर उठा के, आंखों में एक अलग सी चमक के साथ। उसको कभी नहीं भूल सकता वो जिद, वो डिजायर जो उसने लॉर्ड रेवलेशन के पाल्म अटैक के नीचे महसूस की थी। इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल लोग ही इनविंसिबल हो सकते हैं। तभी वो सोचता है, एक मिनट, वो ब्लड कलर्ड ग्लो आई कहां से थी? इन्हीं सवालों के साथ मेंग हाओ दूर चला जाता है, नए सफर पर, नए सपने लेकर। यहीं पर सीजन 1 खत्म हुआ था और अब सीजन 2 स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल, ये हर कल्टीवेटर का सपना होता है। इस स्टेज पर पहुंचते ही जिंदगी सच में बदल जाती है और उम्र भी लंबी हो जाती है। की कंडेंसेशन वाले इंजरी से मर जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपर्ट सिर्फ हर्ट होते हैं, मरते नहीं। समझे? पावर लेवल नेक्स्ट लेवल। अब मेंग हाओ निकलता है अपने पुराने घर स्टेट ऑफ जाओ से और चल पड़ता है साउदर्न डोमेन की तरफ। स्टेट ऑफ जाओ टेक्निकली साउदर्न डोमेन का पार्ट था, लेकिन बिल्कुल कोने में, एकदम रिमोट। अगर मेंग हाओ पैदल जाता तो सालों लग जाते पहुंचने में, लेकिन भाई को कोई जल्दी नहीं है। उसका मेन फोकस है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अचीव करना, पावरफुल एक्सपर्ट बनना। वो सोचता है, पता नहीं साउदर्न डोमेन में क्या क्या खतरा होगा, और ये जहर भी निकालना है बॉडी से जो सिर्फ हाई कल्टीवेशन से पॉसिबल है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट है क्योंकि अब उसके पास सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर का ची कल्टीवेशन मैनुअल है, जिससे वो फ्लॉलेस फाउंडेशन बना सकता है, जो कि रेयर है। और उसके पास शंगवन श्यू का सीक्रेट फॉर्मूला भी है परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने का। भाई के पास ऑलमोस्ट सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, पेट्रियार्क रिलायंस की इमॉर्टल्स केव से जो मिला, और उसका कॉपर मिरर भी। उसको पूरा यकीन है कि वो परफेक्ट फाउंडेशन पिल बना लेगा। अगर बना ली तो लेजेंडरी परफेक्ट फाउंडेशन उसके पास होगा, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ कहानियों में सुना गया है। वो सोचता है, कितना पावरफुल होगा परफेक्ट फाउंडेशन, और फिर वो तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है। 3 महीने बाद मेंग हाओ स्टेट ऑफ जाओ से बहुत दूर आ चुका है। एक और मॉर्टल नेशन क्रॉस कर चुका है, अब एक बड़ी सी विल्डरनेस में है। इधर कई दिनों से किसी इंसान की शक्ल तक नहीं देखी। चारों तरफ लोनली माउंटेन्स, दिन में जंगली जानवरों की आवाज और रात को तारे और चांद की रोशनी, एकदम मैजिकल फील। मेंग हाओ एक माउंटेन पीक पर खड़ा होता है, दुनिया को देखता है, उसका दिल खुशी से भर जाता है। फिर वो माउंटेन से नीचे उतरता है। वो सोचता है, 10,000 किताबें पढ़ ली, 10,000 रास्ते चल लिए, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर घूम चुका हूं। हर चीज जो देखी वो मेरे दिल में समंदर की तरह भर गई है। उसकी आंखों में चमक है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए जगह चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा हो, तभी सक्सेस का चांस बढ़ेगा। मेंग हाओ हर जगह सर्च करता है, लेकिन परफेक्ट स्पॉट नहीं मिलता। ऐसे ही 3 महीने और निकल जाते हैं। अब टोटल 6 महीने हो गए मेंग हाओ घूम रहा है। उसने इस दौरान कल्टीवेशन नहीं की, क्योंकि ची कंडेंसेशन का ग्रेट सर्कल कंप्लीट हो चुका है। उसका दिल शांत है। वो जानता है कि जब चाहे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट कर सकता है। वो बोलता है, सक्सेस का चांस तभी मैक्सिमम होगा जब स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे ज्यादा हो, तभी गलती का चांस कम होगा। घूमते हुए वो जंगली जानवरों से बचता है, किसी से पंगा नहीं लेता, लेकिन उसकी बॉडी का जहर 2 बार फ्लेयर हुआ है। हर बार ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां अंदर से काट रही हों। पहली बार तो वो आसमान से गिर गया, 3 दिन तक दर्द में बैठा रहा। दोनों बार उसकी बॉडी से काला बदबूदार लिक्विड निकला और जहां गिरता सब पौधे सड़ जाते। रिसर्च करके पता चला ज्यादा जहर तो निकल गया है, बस 3 कलर्ड पॉइजन पिल का जहर अभी भी बचा है। इस 6 महीने में मेंग हाओ ने पेट्रियार्क रिलायंस के कुछ ट्रेजर्स भी प्रैक्टिस किए, जैसे लाइटनिंग फ्लैग। अब वो उससे 30 मीटर का बड़ा मिस्ट बना सकता है, और कोई भी क्रीचर आता है तो लाइटनिंग बोल्ट्स चला देता है। इसका पावर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से भी ज्यादा है। रेस्ट करते हुए वो हमेशा अपने आसपास लाइटनिंग फ्लैग एक्टिवेट करता है। गुड लक चार्म का अभी तक कोई यूज नहीं मिला उसको। 1 महीना और निकल जाता है। अब मेंग हाओ के सामने एक सीरीज ऑफ माउंटेनस वैलीज है, जहां सस्पेंशन ब्रिजेस लगे हैं। लोग जो रफ कपड़े और हेडगियर पहने हैं, बड़े बड़े बास्केट्स लेकर ब्रिजेस पर इधर उधर जा रहे हैं। ये देख के मेंग हाओ की आंखें छोटी हो जाती हैं। ये तो विल्डरनेस है, यहां लोग कैसे आ गए? उनके कपड़े भी स्टेट ऑफ जाओ से अलग हैं। मेंग हाओ उनको ऑब्जर्व करता है और निकलने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर एक पर्टिकुलर वैली पर टिक जाती है। अचानक उसका फ्लाइंग स्वॉर्ड चमकता है और वो सीधा उस वैली की तरफ उड़ जाता है। जैसे ही वो पास आता है, एक जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी की वेव उसके चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। यह सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है जो उसने 6 महीने में देखी है। वैली बहुत डीप और लंबी है, ऊपर से देखने पर भी बॉटम नहीं दिखता। सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी का मिस्ट दिख रहा है
जो वैली के अंदर से निकल रहा है। इस स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से आसपास की सब चीजें लश और मैजिकल लग रही हैं। मेंग हाओ हैरान होकर कहता है, यहां तो रिलायंस सेक्ट के ईस्ट माउंटेन से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी वैली का मिस्ट अचानक हिलने लगता है और मेंग हाओ के बैग ऑफ होल्डिंग में डीमन सीलिंग जेड हिलने लगता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो जेड स्लिप निकालता है। जेड स्लिप निकालते ही उसके दिमाग में एक जोर का रोर सुनाई देता है और एक एंशिएंट टेक्स्ट उसके माइंड में अपीयर होता है। An understanding from ancient times, the smelting of a demon, severed by the hand of a demon sealer, such a pity, an inch of joss ash upon which descendants can prostrate. ये टेक्स्ट तुरंत आता है, फिर गायब हो जाता है, सिर्फ मेंग हाओ के माइंड में बस जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन मेंग हाओ की आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही हैं। वो वैली के मिस्ट को देखता है, फिर डीमन सीलिंग जेड को। वो सोचता है, severed by the hand of a demon sealer, demon sealing sect, ancient jade, डीमन। इस डीमन सीलिंग जेड में क्या सीक्रेट्स हैं? वो इधर उधर देखता है और नोटिस करता है कि सस्पेंशन ब्रिजेस पर जितने भी मॉर्टल्स हैं सब उसको देख रहे हैं। डर के मारे सब घुटनों पर गिर जाते हैं और उसको देखकर काउटाव करने लगते हैं। अचानक एक तेज सीटी की आवाज आती है एक दूसरे वैली से। 2 कलरफुल लाइट बीम्स दिखते हैं और 2 बड़े कॉन्डोर्स उड़ते हुए आते हैं। हर एक की बैक पर एक आदमी खड़ा है। दोनों आदमी लगभग 40 साल के दिखते हैं। उन्होंने ब्लू ग्रीन कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले रोब्स पहने हैं। चेहरे काफी डार्क हैं और बहुत पतले हैं। एक आदमी के हाथ पर एक डार्क ग्रीनिश ब्लू सांप लिपटा हुआ है जिसका चेहरा बहुत ही स्केरी है। जब वो अपनी जुबान निकालता है तो एक मिस्ट निकलती है। दूसरे आदमी के कंधे पर 1 फुट लंबा बहुत कलरफुल सेंटीपीड है जो धीरे धीरे हिल रहा है, ऑब्वियसली बहुत पॉइजनस। इन दोनों में से एक 9वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन का है, दूसरा पीक 8वें लेवल का। दोनों की आंखों में दोस्ती नहीं, सिर्फ हॉस्टिलिटी है। वे मेंग हाओ को 900 मीटर दूर से कोल्ड नजर से देखते हैं। मेंग हाओ का एक्सप्रेशन एकदम शांत है। वो डीमन सीलिंग जेड वापस रख लेता है और उन दोनों को देखता है। स्टेट ऑफ जाओ में उसने ऐसे कल्टीवेटर्स पहले भी देखे हैं। जैसे ही वे मेंग हाओ को देख रहे होते हैं, एक और तेज सीटी की आवाज आती है। एक और वैली से एक विंग्ड पर्पल टोड उड़ता हुआ आता है मिस्ट के साथ। लगता है ये टोड भी ची कॉन्डेंसेशन स्टेज का है। इस टोड की बैक पर एक ओल्ड मैन क्रॉस लेगेड बैठा है। ओल्ड मैन ने रेड येलो इंटरलेस्ड गारमेंट पहना है। चेहरे पर टोटेमिक सिंबल्स बने हैं, एक मास्क जैसे। बहुत फियर्स लग रहा है और वो भी मेंग हाओ को देखकर उसका कल्टीवेशन बेस समझने की कोशिश कर रहा है। ओल्ड मैन की कल्टीवेशन बेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, पीक 9वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन। उसको देखते ही बाकी दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। ओल्ड मैन मेंग हाओ को देखकर फ्राउन करता है, फिर बोलता है, मैं स्पिरिट टोड विलेज का चीफ हूं। अगर तुम सिर्फ यहां से गुजर रहे हो तो फेलो डाओइस्ट आगे बढ़ जाओ। बाहर के कल्टीवेटर्स यहां वेलकम नहीं है। मेंग हाओ का एक्सप्रेशन एकदम काल्म है। ये थिक स्पिरिचुअल एनर्जी तो वो 6 महीने से ढूंढ रहा था। अगर अब चला गया तो पता नहीं कब दोबारा ऐसी जगह मिलेगी। नॉर्मली वो इग्नोर करके निकल जाता, लेकिन डीमन सीलिंग जेड की अजीब रिएक्शन ने उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है। अब उसका यहां से जाने का कोई मूड नहीं है। वो कुछ नहीं बोलता। उसका राइट हैंड इनकैंटेशन जेस्चर बनाता है और एक के बाद एक फ्लाइंग सोर्ड्स निकल आते हैं। एक ही पल में 100 से ज्यादा फ्लाइंग सोर्ड्स की सोर्ड रेन बन जाती है। सोर्ड्स घूमते हुए एक बड़ा वॉर्टेक्स बना लेते हैं जो हर डायरेक्शन में फैल जाता है। ओल्ड मैन, मेढक पर और बाकी दोनों की शक्ल तुरंत बदल जाती है। मेंग हाओ नीचे वैली की तरफ पॉइंट करता है और सोर्ड्स क्लिफ फेस में टकरा के एक सिंपल इमॉर्टल्स केव बना देते हैं। मेंग हाओ कूली बोलता है, मुझे कुछ महीने यहां रुकने दो, और बिना किसी को देखे वो इमॉर्टल्स केव की तरफ उड़ जाता है। 100 से ज्यादा फ्लाइंग सोर्ड्स का सीन देखकर टोड गीजर फ्राउन करता है और बाकी दोनों कल्टीवेटर्स हेजिटेंट हो जाते हैं। तभी जो आदमी के हाथ पर सांप था वो गुस्से से मेंग हाओ को घूरता है और जैसे ही मेंग हाओ इमॉर्टल्स केव में घुसने लगता है वो अपना हाथ उठाता है। स्पिरिट स्नेक एक काले ब्लर की तरह मेंग हाओ की तरफ उड़ता है। जैसे ही वो पास आता है, मेंग हाओ की आंखों में एक डार्क कोल्ड लुक आ जाता है। जैसे ही मेंग हाओ कुछ करने की सोचता, वो डार्क ब्लूइश ग्रीन स्पिरिट स्नेक सिर्फ 30 मीटर दूर रह जाता है। अचानक वो हवा में रुक जाता है और एक तेज चीख मारता है, जैसे मेंग हाओ के आसपास उसे कुछ बहुत खतरनाक महसूस हो रहा हो। वो कांपने लगता है और तुरंत ही उल्टा भाग जाता है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। अचानक मेंग हाओ के सिर के ऊपर से 3 रंग का मिस्ट निकलता है। वो मिस्ट एक डिमोनिक चेहरा बन जाता है, एक तरफ हंसता, दूसरी तरफ रोता हुआ। यह चेहरा मेंग हाओ के चारों तरफ घूमता है, फिर एक ऐसी चीख निकालता है जो सिर्फ स्पिरिट स्नेक सुन सकता है। जैसे ही वह चीख स्पिरिट स्नेक तक पहुंचती है, सांप दर्द में चीखता है,
उसका शरीर गलने लगता है और वो सिर्फ लहू का थक्का बनकर जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर ओल्ड मैन की शक्ल बदल जाती है। बाकी दोनों कल्टीवेटर्स भी शॉक में आ जाते हैं। मेंग हाओ खुद भी हैरान है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। ये 3 रंग का मिस्ट जो उसकी बॉडी का जहर है, पिछले 6 महीने में 2 बार फ्लेयर हुआ था, लेकिन पहली बार है जब ये अपने आप मैजिकल फॉर्म में बाहर आया। ये पॉइजन इतना अजीब है कि दूसरे पॉइजन्स को महसूस कर सकता है और उन्हें पास आने नहीं देता, जैसे ये बॉडी सिर्फ उसी की है। मेंग हाओ को अब समझ आता है कि लॉर्ड रेवलेशन का 3 कलर्ड पॉइजन कितना खतरनाक है। बाकी सारे जहर उसकी बॉडी से निकल चुके हैं, सिर्फ यही बचा है और ये बाकी सबको बाहर ही रोक देता है। सामने वाले तीनों कल्टीवेटर्स को कुछ समझ नहीं आता। वे मेंग हाओ को डर के साथ देखते हैं। जिसका स्पिरिट स्नेक मरा, वो कल्टीवेटर पीछे भाग जाता है, मुंह से खून निकलता है और मेंग हाओ को शॉक और डर से देखता है। ओल्ड मैन जो टोड पर बैठा है रिस्पेक्टफुली खड़ा होता है और बोलता है, तो फेलो दाओइस्ट भी पॉइजन कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। आप यहां आराम से रहिए। लेकिन एक बात है, यह वैली बहुत अजीब है। यहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेकिन हर फुल मून पर मिस्ट इरप्ट होती है और पूरी वैली को भर देती है। उसकी आंखों में वार्निंग है। मेंग हाओ एक्सप्रेशनलेस बोलता है, वार्निंग के लिए शुक्रिया। फिर उसका शरीर हिलता है और वो इमॉर्टल्स केव के अंदर चला जाता है। जो बड़ा पत्थर उसने कार्व किया था वो केव के मुंह पर लगा देता है, पूरा बंद कर देता है। बाहर सब शांत हो जाता है। टोड गीजर दूसरे 2 लोगों को देखता है। सब एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर वे अपने अपने स्पिरिट बीस्ट्स को टैप करते हैं और दूसरी वैली की तरफ उड़ जाते हैं। वहां 4 और कल्टीवेटर्स बैठे हैं। ये चारों भी 8वें लेवल ऑफ की कंडेंसेशन के हैं। ग्रीन ब्लू गाउन्स पहने हुए एक बड़े काले बोल्डर पर बैठे हैं। जब बोल्डर पर लाइट पड़ती है तो वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट लगता है और अंदर एक 2 सिर वाला बर्ड का स्केलेटन दिखाई देता है। गीजर और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं तो चारों अपनी आंखें खोलते हैं। जिसका स्पिरिट स्नेक मरा था वो गुस्से से बोलता है, वो आउटसाइडर पॉइजन कल्टीवेटर है। पता नहीं उसने कितना देखा, लेकिन वो यहां से जाने को तैयार नहीं था। एक पेल फेस्ड मिडिल एज्ड आदमी जो चारों में से एक है फ्राउन करता है और बोलता है, ये तो मुश्किल हो गया। उसकी कल्टीवेशन बेस कितनी है? टोड गीजर शांत होकर बोलता है, पीक ऑफ द 9th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन। वो गलत नहीं है। मेंग हाओ इजीली 13वें लेवल तक जा सकता है, लेकिन तब वो हेवन और अर्थ से कट ऑफ हो जाता है तो यूजुअली वो 9वें लेवल पर ही रहता है। जिसका स्पिरिट स्नेक मरा, वो बोलता है, उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत रिफाइंड है, लेकिन अगर हम सब मिलकर अटैक करें तो वो मर जाएगा। अगर उसको यहां रहने दिया तो वो सब कुछ समझ जाएगा। अभी उसको डाउट नहीं है, लेकिन अगला फुल मून आधे महीने में है। जब रेड रोप निकलेगी तो सब कुछ समझ जाएगा। पॉइजन कल्टीवेटर है, इंटरेस्ट तो लेगा ही। मेरा कहना है सब मिलकर उसको खत्म कर दो। कुछ लोग हेजिटेट करते हैं क्योंकि मेंग हाओ पीक 9th लेवल पर है। सिर्फ टोड गीजर ही उसका सामना कर सकता है, बाकी सब कमजोर हैं। सब मिलके लड़ेंगे तो शायद जीत जाए, लेकिन कुछ लोग मर भी सकते हैं। सब टोड गीजर की तरफ देखते हैं। टोड गीजर बोलता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने उसको बता दिया है कि फुल मून पर वैली में अजीब चीजें होती हैं। शायद वो खुद ही देखने आ जाए। हमें अटैक करने की जरूरत नहीं। रेड रोप के साथ जो मियास्मा आता है वो उसको खत्म कर देगा। अगर वो बाहर नहीं निकला तो मियास्मा सब कुछ कवर कर लेगा। वैसे भी आउटसाइडर हमारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन 3 विलेजेस को नहीं देख सकते। जो देखेगा वो मरेगा। बाकी लोग सिर हिलाते हैं। दूसरी तरफ मेंग हाओ इमॉर्टल्स केव के अंदर क्रॉस लेगेड बैठ जाता है। चारों तरफ की डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी कल्टीवेशन बेस को थ्रम कर रही है। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस शुरू करता है। उसका कोर सी कंसोलिडेट होने लगता है। वो गहरी सांस लेता है और उस पत्थर को देखता है जो उसने केव को सील करने के लिए लगाया था। उसकी आंखें चमक उठी हैं और 2 वुडन सोर्ड्स उसके साइड में होवर करने लगते हैं। वो अपना हाथ हिलाता है, एक टैलिस्मैन निकालता है और उससे बड़े पत्थर पर लटका देता है। यह टैलिस्मैन उसको वंग तिंगफे से मिला था। कितना पावरफुल है उसको नहीं पता, लेकिन वंग तिंगफे से लिया है तो नॉर्मल तो हो नहीं सकता। वो सोचता है, लगता है इन लोगों के पास कुछ सीक्रेट्स हैं जो आउटसाइडर्स को पता नहीं चलने चाहिए। अगर ये मुझे छेड़ेंगे नहीं तो मैं भी उनको नहीं छेड़ूंगा, लेकिन अगर मेरे कल्टीवेशन में डिस्टर्ब किया। उसकी आंखों में वार्निंग है, लेकिन एक्सप्रेशन काल्म है। फिर वो शंगुवन शिव का टर्टल शेल निकालता है जिसमें परफेक्ट फाउंडेशन का फॉर्मूला है और उसको देखता है, फ्राउन करता है। वो धीरे से बोलता है, परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के लिए मुझे पिल फर्नेस चाहिए जो शंगुवन शिव से मिला था, लेकिन एल्केमी का स्किल भी चाहिए। अगर गलती हो गई तो ये मेडिसिनल प्लांट्स बहुत महंगी हैं। गलती हुई तो दोबारा बना सकता हूं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। उसको एल्केमी का कोई स्किल नहीं, जो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। कुछ देर बाद
मेंग हाओ वो सारे प्लांट्स निकालता है जो माइनर पिल्स बनाने के लिए चाहिए। फिर कॉपर मिरर निकालता है और कुछ प्लांट्स डुप्लीकेट करता है। कुछ घंटों बाद उसने बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स खर्च दिए, इतने ज्यादा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से कंगाल हो जाएगा। वो सोचता है ये तो सिर्फ माइनर पिल्स हैं। परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाने के 2 मेजर स्टेप्स हैं। पहला, 7 अलग अलग माइनर पिल्स बनाने हैं, हर एक का अलग फंक्शन है। दूसरा, उन 7 पिल्स को मेल्ट करके परफेक्ट फाउंडेशन पिल बनाना है। अगर एक भी माइनर पिल मिसिंग हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। 7 माइनर पिल्स में से शंगवन श्यू ने 2 बनाए थे, अब 5 बचे हैं। मैंने कभी पिल्स बनाए नहीं, अगर मुझे 10-10 बार ट्राई करना पड़ा तो स्पिरिट स्टोन्स कम पड़ जाएंगे। एल्केमी, अगर मैं स्किल डेवलप कर लूं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बेसिक मिल्की वे सिटी एल्केमी टेक्निक्स पढ़ने लगता है, लेकिन खुद से सीखना बहुत मुश्किल है और बहुत टाइम लगता है। बहुत सारी टेक्निक्स तो सेक्ट सीक्रेट्स होते हैं जो आउटसाइडर्स को नहीं मिलते। वो सोचता है बेस्ट ये होता कि पहले परफेक्ट फाउंडेशन पिल बना लूं, फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करूं, तब जल्दी की जरूरत नहीं पड़ती। शंगवान श्यू ने भी यही किया था, लेकिन अगर मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाया तो बहुत खतरे हैं। इसी वजह से शंगवान श्यू मर गया, वरना मैं उसको कभी नहीं मार सकता था, तो ये मेथड यूज नहीं कर सकता। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है। वो बोलता है कुछ भी हो, मुझे पहले फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करनी ही है, बाद में परफेक्ट फाउंडेशन पिल बना सकता हूं। परफेक्ट फाउंडेशन पिल 2 पिलर्स की क्रैक्स रिपेयर कर सकता है, तो फ्लॉलेस फाउंडेशन भी ठीक है। मेंग हाओ दांत भींचता है, चाहे कितनी भी चाहत हो, अभी परफेक्ट फाउंडेशन पिल प्रैक्टिकल नहीं है। वो सोचता है मैं सिर्फ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट अचीव करके ही सदर्न डोमेन जा सकता हूं, तभी ये जहर भी निकाल सकता हूं। अभी ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर होने पर यह इम्पॉसिबल है। अब उसने डिसाइड कर लिया है तो और टाइम वेस्ट नहीं करता। टर्टल शेल और मेडिसिनल प्लांट्स वापस रख देता है, फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल निकालता है और डुप्लीकेट करता है। अब उसके पास 5 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स हैं। वो एक गहरी सांस लेता है, फिर अपना बैग ऑफ होल्डिंग थपथपाता है, एक छोटा फ्लैग निकालता है जिसमें से लाइटनिंग निकल रही है। मेंग हाओ कुछ इनकैंटेशन जेस्चर्स करता है और फ्लैग जमीन में घुस जाता है बिना कल्टीवेशन बेस की मदद के। फ्लैग आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचता है और एक फॉग बना देता है जो इमॉर्टल्स केव को 30 मीटर तक कवर कर लेती है। मेंग हाओ सोचता है फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल खाने के बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है, मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये लाइटनिंग फ्लैग मुझे प्रोटेक्ट करेगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अभी मेरी कल्टीवेशन बेस का लेवल ऐसा है कि पैरालाइसिस ज्यादा देर नहीं चलेगा। पेट्रियार्क रिलायंस के ट्रेजर्स में डीमन सीलिंग जेड सबसे मिस्टीरियस है, लेकिन मेंग हाओ का फेवरेट स्पिरिट स्टोन्स के अलावा ये छोटा फ्लैग है। गुड लक चार्म का अभी तक कुछ समझ नहीं आया, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के बाद देखेगा। अब वो गहरी सांस लेता है, एक पिल उठाता है और मुंह में डाल लेता है। पिल तुरंत डिसॉल्व हो जाता है और बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में गूंज उठती है। वो कांप उठता है। पहली बार नहीं खा रहा, लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे एक छोटी कश्ती हो और समंदर की बड़ी लहरों में हिल रही हो। उसके दिमाग में जोर की गूंज होती है और वो अपनी कल्टीवेशन बेस रोटेट करता है। बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी मेंग हाओ के अंदर बहती है, उसके कोर सी में घुस जाती है, उसको रोर और चर्न कराती है। उसके अंदर का डिमोनिक कोर लगता है जैसे अब डाओ पिलर बनने वाला है। जब डाओ पिलर बन जाएगा, मेंग हाओ ची कंडेंसेशन से ब्रेक थ्रू करके असली कल्टीवेशन की दुनिया में पहुंच जाएगा। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में आते ही वो कभी भी मॉर्टल नहीं रहेगा। अब वो सच में कल्टीवेशन के रास्ते पर होगा और कभी भी मॉर्टल वर्ल्ड का पार्ट नहीं बनेगा। अगर वापस गिरा तो इसका मतलब वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में रहने लायक ही नहीं है। अब वो एक कश्ती है जो लहरों के अगेंस्ट सेल कर रही है। एक ही लाइन में कह दूं तो आगे बढ़ो वरना पीछे रह जाओगे। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।